रहीम अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। नादरीन, पाकिस्तान की हुकूमत ने वोट तो डाल दिया अमेरिका के साथ मिलकर डोनाल्ड ट्रंप के नकात के हक़ में, जो करारदाद आई अक़वाम मुत्तहिदा में, जिसके तहत अब एक स्टेबलाइजेशन फ़ोर्स जाएगी वहाँ पे आलमी किस्म की, और उसमें मुसलमान ममालिक के फ़ौजी होंगे और ये जाकर इसराइल की हिफाजत करेंगे और फ़लस्तीनियों को निहत्ता करेंगे, हमास को गैर मुसल्लह करेंगे और इस किस्म की बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं जो इन्हें वहाँ पे करनी है। अब इसमें पाकिस्तान ने एक नुक्ता उठाया था और पाकिस्तान ने कहा था जी कि आप फ़लस्तीन को एक रियासत भी बना दें। ये पाकिस्तान का एक मुतालबा था, लेकिन ये मुतालबा इस करारदाद के अंदर शामिल नहीं किया गया। ये अलग से ज़ुबानी कलामी पाकिस्तान ने कहा और बाकी मुल्क भी ये बात करते रहते हैं, लेकिन फ़लस्तीनी रियासत के क़याम के हवाले से कभी भी कोई हामी अमेरिका की जानिब से या इसराइल की जानिब से भरी नहीं जाती। तमाम मुसलमान ममालिक का एक ही दावा था हमेशा से, और वो ये कहते थे कि जब तक फ़लस्तीनी रियासत तस्लीम नहीं हो जाएगी तब तक मामला आगे बढ़ेगा ही नहीं। लेकिन अब मुसलमान ममालिक वहाँ पे अपनी फ़ौज भेज रहे हैं और फ़लस्तीनी रियासत का कहीं पे कोई तस्करा भी नहीं है। मोहम्मद बिन सलमान डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात के लिए अमेरिका में मौजूद हैं और वहाँ पे बड़े बड़े मुआहदे हो रहे हैं। बल्कि सऊदी अरब की जो लीग है, फ़ुटबॉल लीग, उसके साथ 2027 तक मुआहदे में है रोनाल्डो। वो भी वहाँ पर अपनी एहलिया के साथ आए, उनकी फ़ोटोज़ भी आई हुई हैं, उनका पैगाम भी आया हुआ है। बहरहाल बहुत सारा पैसा जो है वो लगभग अब तक की इतला के मुताबिक 270 अरब डॉलर के मुआहदे तो हो चुके हैं अमेरिका और सऊदी अरब की कंपनियों के माबैन, और इसके अलावा जो है वो 600 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट बताया जाता है कि सऊदी अरब करेगा अमेरिका के अंदर, और ये दावा किया गया है। अब इस मौके पर नेतन्याहू ने एक ज़बरदस्त झटका दे दिया है उन तमाम मुसलमान मुल्कों को, पाकिस्तान समेत, जिन्होंने इस करारदाद को मंजूर करवाया और इसके हक़ में वोट डाला। नेतन्याहू ने साफ ऐलान किया और ये कहा कि फ़लस्तीनी रियासत नहीं बनेगी। ये इसराइल के वजूद के लिए ख़तरा है। जितनी मर्जी इस्लाहात हों, इसके बावजूद भी ये गैर हकीकत पसंदाना है, फ़लस्तीनी रियासत कायम नहीं होने दी जाएगी। अब ये करारदाद तो मंजूर करवा ली, पाकिस्तान मान भी गया, लेकिन नेतन्याहू ने अपना फ़ैसला भी सुना दिया, क्योंकि करारदाद में किसी जगह भी फ़लस्तीनी रियासत के क़याम का जिक्र ही नहीं है। लिहाजा नेतन्याहू ने क्लियरली कह दिया कि फ़लस्तीनी रियासत तो नहीं बनेगी। अब पाकिस्तान और बाकी ममालिक के लिए सोचने की बात यह है कि उन्होंने अपने कई दहाइयों पुराने मौक़िफ़ को एकदम यू टर्न लेके बदल दिया, और ये डोनाल्ड ट्रंप और इसराइल की ताकत है जिसने इन्हें लगभग सरनगू कर दिया है। नादरीन, जो रेड जोन है उसको एक्सटेंड कर दिया इसराइल ने। एक और एक्टिविटी हुई है, यानी जो गाज़ा के अंदर इसराइली फोर्सेस घुसी हुई हैं, इन्होंने वहाँ पर एक रेड जोन बनाया हुआ है कि इस एरिया में कोई दाखिल नहीं होगा, और एक बफर जोन कायम कर दिया है इसराइल के मकबूजा इलाकों में और गज़ा की पट्टी में। अब उस रेड जोन में इसराइली फोर्सेस मज़ीद अंदर तक दाखिल हो गई हैं गज़ा में। ये रिपोर्ट हुआ है आलमी मीडिया में, और इसके बाद इसराइल का कब्ज़ा मज़ीद वहाँ पे मुस्तहकम हो गया है। लिहाजा जब तक मुसलमान मुल्कों की फ़ौजें नहीं जाती तब तक इसराइल लगता है कि ये ड्यूटी अदा करेगा और उसके बाद सूरत हाल बदल जाएगी। नादरीन, मुल्तान में एक फ़लस्तीन के हवाले से कॉन्फ्रेंस रखी थी सेनेटर मुश्ताक अहमद साहब ने। ये वही सेनेटर मुश्ताक अहमद साहब हैं जो इसराइल भी गए फ्रीडम फ्लोटिला पे, और वहाँ पे इन्हें गिरफ़्तार भी किया गया इसराइल की जानिब से, लेकिन इन्होंने किसी भी किस्म के दस्तखत से इनकार कर दिया और माफ़ीनामे से भी इनकार कर दिया। इन्होंने कहा कि मेरा मुल्क किसी इसराइल नामी मुल्क को तस्लीम ही नहीं करता, तो मैं आपकी अदालत या आपके निज़ाम के सामने कैसे कोई चीज़ दस्तखत कर सकता हूँ। तो अब वही सेनेटर मुश्ताक साहब जो इसराइल से तो बच के आ गए, लेकिन अब वो मुल्तान में फ़लस्तीन गज़ा कॉन्फ्रेंस करना चाहते थे, लेकिन गज़ा कॉन्फ्रेंस से पहले ये आप तस्वीर देख सकते हैं, जिस हॉल में इन्होंने करना था उसे सील कर दिया गया है। यानी हुकूमत ने इकबाल मार्की खानेवाल को सील कर दिया और बदतरीन इसराइल नवाजी का सबूत दिया है। लेकिन मुल्तान में कल हर सूरत में फ़लस्तीन कॉन्फ्रेंस मुनक्कद होगी इंशाअल्लाह। ये आज के दिन के हवाले से कल रात को सेनेटर मुश्ताक साहब ने स्टेटमेंट जारी किया और मरीम नवाज़ साहिबा को मुखातिब किया। देखिए, अब मरीम नवाज़ हो, नवाज़ शरीफ हो, आसिम मुनीर हो, शहबाज शरीफ हो, बहुत सारी कमिटमेंट आलमी सतह पर दी जा चुकी हैं, और अब पाकिस्तान की जितनी भी हुकूमतें हैं उन्हें उन कमिटमेंट्स को पूरा करना पड़ेगा, चाहे गज़ा में फ़ौज भेजनी पड़े, चाहे इसराइल के साथ ताल्लुकात नॉर्मलाइज़ करने पड़े,
चाहे अफगानिस्तान के साथ आपको एक और लड़ाई में कूदना पड़े, चाहे आपको अपनी मादनियात जो है वो सस्ते दामों बेचनी पड़े, वो जो भी है, जो जो आपने आलमी सतह पे कर लिए हैं मुआहदे और आलमी सतह पे जो वादे आपने कर लिए वो तो आपको पूरे करने पड़ेंगे। और इससे पहले भी बहुत दफ़ा ऐसा हुआ कि जब जब कोशिश की गई फ़लस्तीन के लिए आवाज़ उठाने की, पाकिस्तान में उस आवाज़ को कुचल दिया गया और इसकी वजह से इसराइली अखबारात, उनके तज्ज़ियाकार, उनका मीडिया, उनके लोग बहुत खुश हैं और वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान से उनको अब ठंडी हवा आती है, पहले की तरह वाले हालात नहीं हैं, वो इन हालात को अपने लिए फेवरेबल समझते हैं। नाज़रीन, एक और ख़बर है आलमी सतह पे, मैं वो भी आपके सामने रख देता हूँ। ये पाकिस्तान के लिए एक से बढ़ के एक नया प्रॉब्लम आ रहा है। ये GSP+, ये एक स्टेटस है जो पाकिस्तान के पास है गुज़िश्ता कई सालों से। इस स्टेटस के तहत पाकिस्तान के जो ताजिर अपना माल लेकर जाते हैं यूरोप की मंडियों में, उन्हें टैक्सों से बहुत बड़ी छूट मिलती है और इससे वो ठीक ठाक पैसा बना लेते हैं। तो पाकिस्तानी ताजिरों को इससे बहुत फ़ायदा होता है। लेकिन GSP+ स्टेटस अगर आप अपने पास रखना चाहते हैं तो यूरोपीय ममालिक की कुछ शराइत हैं जिनको आपको पूरा करना होता है और उसमें ज़्यादातर चीज़ें जो हैं वो इंसानी हुकूक के हवाले से हैं। अब यूरोपीय यूनियन के सफ़ीर, उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है कि पाकिस्तान को GSP+ तरजीही टैरिफ स्कीम के तहत अपनी जिम्मेदारियां पूरी करने के लिए मज़ीद इक़दाम करने की ज़रूरत है, क्योंकि इस पर जल्द ही नज़रसानी होने वाली है। अब वो ये पिछले साल भी कह रहे थे, इस साल दोबारा से उनकी ये धमकी आई है कि इंसानी हकूक़ के मामलात हों, जबरी गुमशुदगियों का मामला हो और सिविल सोसाइटी। अच्छा, एक और बड़ा पाकिस्तान को फ़ायदा है, पाकिस्तान में जितनी भी इंसानी हकूक़ की तंजीमें हैं ना, ये जब यूरोपीय यूनियन में जाती हैं, अमेरिका में जाती हैं, अक़वाम मुत्तहिदा में जाती हैं, तो ये वही बात करती हैं जो पाकिस्तान की हुकूमत कहती है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि पाकिस्तान की इंसानी हकूक़ की तंजीमें काफ़ी हद तक पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तान की सियासी जमातों के कंट्रोल में है और इनका एक गठ जोड़ है। ये जो तंजीमें हैं ये बाहर जाके वो पिक्चर ही नहीं बताते जो रियल पिक्चर है पाकिस्तान के अंदर। लिहाजा पाकिस्तान में इंसानी हकूक़ की तंजीमों के हवाले से भी बहुत सारा काम होना बाकी है। चंद चीज़ें ये रिपोर्ट करते हैं, बहुत सारी चीज़ें ये रिपोर्ट ही नहीं करते। ये बताते ही नहीं कि कैसे कत्लेआम हो रहा है, कैसे जबरी गुमशुदगियाँ हो रही हैं, कैसे मैंडेट चोरी हो रहा है, कैसे जाली मुकदमात में सियासी कारकुनों को उठा उठा कर जेलों में डाला जा रहा है। बहरहाल जो एक रिपोर्ट आई है IMF की, उसने खतरे की घंटी बजाई है। 7 इंपॉर्टेंट चीज़ें जो उस रिपोर्ट के अंदर हैं, ये अवैस हमीद साहब बड़े अच्छे जर्नलिस्ट हैं, इन्होंने उसका खुलासा निकाला है और बहुत सारे लोगों ने, किसी ने 5 नुक्ते निकाले, किसी ने 7 नुक्ते निकाले, किसी ने 12 नुक्ते निकाले, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला जो नुक्ता है IMF की रिपोर्ट का, ये 180 सफ़ात से ज़ायद की रिपोर्ट है। इसका जो पहला बड़ा नुक्ता है वो ये है कि पाकिस्तान का तमाम जो सरकारी सेक्टर है, इसमें हर सतह पर मुसलसल और तबाहकुन किस्म की करप्शन फैल गई है। यानी पाकिस्तान का सारा जो सरकारी स्ट्रक्चर है उसमें बदतरीन करप्शन है इस वक्त, और करप्शन ने जड़ें पकड़ ली हैं हर जगह के अंदर। नंबर 2, रियासती इदारों में बड़े पैमाने पर गवर्नेंस के मसाइल हैं और एहतसाब का फुकदान है। अच्छा, इसमें SIFC का भी हवाला दिया गया। अब जो SIFC का इदारा बनाया गया है, जिसमें पाकिस्तान की फ़ौज भी इन्वॉल्व है, आर्मी चीफ भी इसके अंदर शामिल हैं और बहुत सारे लोगों को इसमें शामिल किया गया है, फ़ौजी अफसरान को, जर्नलों को इसमें शामिल किया गया है। तो ये SIFC के हवाले से कोई सालाना रिपोर्ट ही नहीं है, ना इसकी कोई कारकर्दगी रिपोर्ट है। इस पर कितना खर्चा आ रहा है, ये कितनी सरमायाकारी लेकर आया, कोई चीज़ नहीं है। तो गवर्नेंस के बड़े सीरियस मसाइल है पाकिस्तान के रियासती इदारों में और किसी किस्म का एहतसाब भी नहीं होता। तीसरा नुक्ता, जो एलीट क्लास है पाकिस्तान की, प्रिविलेज्ड क्लास, जो सबसे हाई क्लास के लोग हैं, बहुत पैसे वाले लोग हैं, ये जो एलीट क्लास है यही पाकिस्तान के हुक्मरान है, यही हुक्मरानी करते हैं, यही इक़्तिदार के अंदर रहते हैं, जो ज़ाती मफादात में मुआशी पॉलिसियाँ बनाते हैं। जैसे कि शुगर वाले हैं, जितने भी शुगर मिल मालिकान हैं वो सारे के सारे हुकूमत के अंदर रहते हैं, सियासी जमातों में शामिल हैं और ये मिलकर हुकूमतें बनाते हैं। इमरान खान साहब के साथ जहांगीर तरीन आए थे तो वो शुगर माफिया का हिस्सा थे। आज इमरान खान के पास कोई भी एक शुगर माफिया वाला बंदा नहीं बचा, क्योंकि सारे के सारे हुकूमत के साथ चले गए। लिहाजा इस तरह से एलीट क्लास हुक्मरान जो हैं ये ज़ाती मफादात में मुआशी पॉलिसियाँ बनाते हैं। इसमें मिसाल दी IMF ने शुगर स्कैंडल का। नंबर 4 जो नुकता उन्होंने उठाया कि पेचीदा टैक्स निज़ाम करप्शन का बहुत बड़ा जरिया बन चुका है। पाकिस्तान में टैक्स ही कोई नहीं देता। जो ताकतवर आदमी है, जो बड़ा आदमी है, वो टैक्स देता ही नहीं। डायरेक्ट टैक्सेस का कोई सिस्टम ही नहीं है पाकिस्तान में। वो तरीका एक ही है, तनख्वाहदार तबके पे टैक्स लगाई जाओ, गरीब आदमी पे टैक्स लगाई जाओ, पेट्रोल बिजली और गैस महंगा करते जाओ। कोई टैक्स की इस्लाहात पाकिस्तान में की नहीं गई।
बदकिस्मती से पाकिस्तान में बहुत सारे अदवार आए, लेकिन किसी दौर में भी टैक्स की इस्लाहत नहीं की गई। इमरान खान साहब ने जब इसका नाम लिया तो उसके बाद पाकिस्तान में उस वजीर को ही तब्दील करना पड़ गया, क्योंकि माफिया इतने ज़बरदस्त तरीके से हमला आवर हुआ था। फिर उसके बाद कोरोना वायरस आ गया, लेकिन फिर भी मईशत तो चल ही रही थी इमरान खान के दौर में। अभी तो सत्ता ही बेड़ा गर्क कर दिया उन्होंने पकड़ के। बहरहाल पेचीदा टैक्स निज़ाम है, इसको ठीक करना पड़ेगा। पूरी दुनिया के अंदर लोग टैक्स देते हैं, लेकिन उसके बदले में लोगों को फ़ायदा भी मिलता है। पाकिस्तान में ये निज़ाम भी खराबी का शिकार है। नंबर 5, अदालती निज़ाम में करप्शन और पेचीदगी सरमायाकारी में रुकावट है। अब इस पे बड़ा डिटेल उन्होंने लिखा है कि अदालतों का तो बेड़ा ही गर्क हो गया। पूरी दुनिया में आप जहां पे भी अपना सरमाया लेकर जाते हैं ना, अपना पैसा लेकर जाते हैं, आप इस बुनियाद पर लेकर जाते हैं कि अगर किसी ने मेरा पैसा छीनने की कोशिश की तो वहां का अदालती निज़ाम ऐसा है कि मैं अपना पैसा बरामद कर लूँगा। आप गल्फ़ कंट्रीज़ में चले जाए ना, किसी का आपने पैसा देना है, आप उस मुल्क से बाहर नहीं निकल सकते। आपका फ़र्ज़ करें रोड पे एक चालान हुआ है ना, तो एयरपोर्ट पे आपको रोक लेंगे, जनाब आपका चालान हुआ है, आपने वो चालान जमा नहीं करवाया, पहले आप चालान के पैसे ये साथ वाले काउंटर पे जमा करवाएं,